24 दिसंबर एक ऐसा दिन है जिसने मेरे समेत आने वाली कई नस्लों को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के सामने रख दिया। और आने वाली नस्लें कब इससे निकलेंगी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन 24 दिसंबर को होने वाली एक ऐसी डेवलपमेंट जिसने पाकिस्तान पे बहुत गहरे असरात छोड़े और आज भी पाकिस्तान उससे निकलने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं। नाजरीन, मैं हूं मुबशर बुखारी। 24 दिसंबर 1979 ये वो दिन है जब फॉर्मर यूएसएसआर या रूस अफगानिस्तान में इन्वेड किया। और उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप थी मुल्क में, और एक फैसला किया गया कि हम उस जंग में प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे, जो कि अमेरिका लड़ रहा था और दूसरे मगरबी ममालिक भी साथ थे। और वो जो एक फैसला था, उसके नतायज हम आज भी भुगत रहे हैं। अगर हम जायजा लें 1979 से पहले के पाकिस्तान का और आज के पाकिस्तान का, तो दो चीज़ों को हम सब देखते हैं। 1979 से पहले जो बहुत क्रेडिबल रिसर्चेस के ज़रिए मदारिस की तादाद मालूम हुई है, वो 1745 पूरे पाकिस्तान में बनती है। मसाजिद की बात नहीं हो रही, मदारिस की बात हो रही है। और अगर आज देखें तो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद जो बताई जाती है वो 36,000 से ज़ायद है, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में वो 36,000 से कहीं ज़्यादा है। और उसमें बहुत सारे ऐसे मदारिस भी शामिल हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। उससे पहले अगर हम जिहादी ग्रुप या अस्करियत पसंद ग्रुप या दहशतगर्द ग्रुपों की बात करें, 1979 से पहले हमें शाज़ो नादिर को इस तरह का नाम मिलता है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 50 के लगभग ग्रुप तो सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं। बलोच अस्करियत पसंद मिलिटेंट, उनके ग्रुप्स की तादाद अपनी है। उसके साथ साथ हमारे कुछ मजहबी जमातों की जानिब से कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इंतहा पसंदी में मुलवस रहे, वो मौजूद हैं। 100 के करीब ग्रुप्स को हमने प्रोस्क्राइब किया है, यानी उन पर पाबंदी लगाई है। 25 के करीब ग्रुप जो थे वो इनएक्टिव हो चुके हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है वो 1979 24 दिसंबर 1979 को जो डेवलपमेंट हुई, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान में 1979 से पहले मदारिस की तादाद 20 थी और वहाँ भी जिहादी ग्रुप शाज़ो नादिर मिलते थे। इंतहाई एक रोशन ख्याल मुल्क था अफगानिस्तान, और उसी तरह ही पाकिस्तान एक रोशन ख्याल मुल्क था। आज अगर बात करें अफगानिस्तान में इंतहा पसंद ग्रुपों की या दहशतगर्द ग्रुप्स की, तो अफगान तालिबान को अलहदा रखिए। टीटीपी के सारे ग्रुप्स वहाँ पे उन्हें सपोर्ट मिलती है, जैसे कि बहुत सारी एविडेंसेस सामने आ चुकी हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क्स, दाइश खुरासान, अलकायदा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ तुर्किस्तान, ये सारे ग्रुप्स जो हैं उधर हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 23,000 फॉरेन फाइटर्स जो हैं आज भी तालिबान के ज़ेरे साया वहाँ पे बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ मुंसलिक हैं। और अगर हम रिलीजियस सेमिनरीज की बात करें तो 1979 के बाद और तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले, यानी 2021 से पहले, वहाँ पे 2000 से ज़ायद मदारिस थे, लेकिन अब उनकी तादाद 23,000 से ज़्यादा हो गया। कि तालिबान ने जो वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम दिया है, वो उसके तहत जो नेटवर्क बनाया गया है वो 23,000 है। और मज़े की बात ये है कि उस सारी डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दाना हमले हुए हैं 1979 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो हज़ारों हमले हो चुके हैं। हमने सिर्फ वॉर ऑन टेरर में और उससे लेके अब तक हम तकरीबन 90,000 शहादतें देख चुके हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस के लोग हैं और सिविलियंस हैं। और देखा जाए तो हर रोज़ आजकल एट एवरेज तकरीबन 6 से 8 हमले हो रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे, केपी में और बलूचिस्तान में। और उनका जो एपी सेंटर है वो अफगानिस्तान ही है और वहाँ से आते हैं। अब हुआ क्या हमारे साथ? हमारे साथ ये हुआ कि 1979 में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। उसके बाद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज किया
اور اس وقت جب 24 دسمبر 1979 کو رشیا نے انویڈ کیا افغانستان میں، تو پاکستان کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس نے امریکی انفلوئنس کے تحت فیصلہ کیا کہ ہم اس وار میں شامل ہوں گے، جسے اسلامی جہاد کا نام دیا گیا، اور پھر اس کے تحت یہاں پہ ایک پریپیگنڈا کیا گیا، اور پریپیگنڈا کے تحت یعنی وہ پریپیگنڈا کا جو لٹریچر تھا یونیورسٹی آف نیبراسکا امریکہ میں چھپتا تھا، C-130 سے واپس آتا تھا، وہاں پہ کلیرکس اور مفتی حضرات سعودی عرب سے گئے ہوئے وہاں پہ رہتے تھے. پھر اس نصاب کے ذریعے اس جہادی لٹریچر کے ذریعے یہاں پہ ہم نے جہاد کی تعلیم عام کی، نہ صرف یہاں پہ بلکہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی. اور اس کے لیے ایک فلسطینی جارڈینین فلسطینین ڈاکٹر عبداللہ عزام جو کہ جہاد میں بڑا انٹرسٹ لیتے تھے، انہیں انگیج کیا گیا. اور چارلی ولسن وار آپ سب نے دیکھی ہوگی، اس میں یا کتاب اگر پڑھی ہے تو زیادہ بہتر ہے. واضح طور پہ لکھا ہے کہ عبداللہ عزام جو ہے چارلی ولسن کے ساتھ مختلف ممالک اسلامی ممالک میں گئے، اور انہوں نے وہاں پہ یہ درخواست پیش کی کہ جہادی مہیا کیے جائیں یا مین پاور مہیا کی جائے. اور اس کے بعد بہت سارے ممالک میں تو یہ ہوا کہ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پہ ادھر آگے پاکستان اور پشاور میں ان کا ہم نے ٹریننگ سینٹرز بنا دیے، نہ صرف پشاور بلکہ KP کے اور بہت سارے علاقوں میں. اور اس میں کچھ ممالک نے تو یہ کیا کہ جیل سے جو کریمنلز تھے، جو کنوکٹ تھے، جو گلٹی تھے، انہیں نکال کے پاکستان بھیج دیا کہ انہیں لے جائیے. اور ان کے پاس اس سے زیادہ کیا اچھا آپشن ہو سکتا تھا کہ وہ ایک آزاد زندگی گزارے جہاں پہ انہیں طاقت کا بھی احساس ہو. تو اس طرح بہت سارے کریمنلز بھی ادھر آ گئے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے وہ وار جسے جہاد کا نام دیا گیا تھا وہ شروع کی. اور اسی کے تحت ایک مدارس کا نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلایا گیا، اور خصوصی طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ غربت بہت زیادہ تھی، کیونکہ مدارس کا جو ایجنڈا تھا اس میں دینی تعلیم کے ذریعے راغب کرنا تھا. مدارس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو پاورٹی اسٹرکن ایریاز ہیں، جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، جہاں پہ تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے تھے کہ دینی تعلیم حاصل کرے گا، ساتھ میں مدارس میں ان کے کھانا پینے کا بندوبست بھی ہے، اور ساتھ کپڑے بھی مل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک فیوچر بھی مل رہا ہے. یعنی اگر وہ جہاد پہ چلے جائیں گے فائن، اگر جہاد پہ نہیں گئے تو کم از کم وہ یہیں پہ کوئی مذہبی رہنما یا مذہبی لیڈر یا کسی جگہ پہ امام مسجد بنیں گے. تو اس لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے بچوں کو غربت زدہ علاقوں میں مدارس میں بھیجتی تھی. اگرچہ ہم دیکھیں تو جو جہادی لیڈرز تھے ان میں سے شاید بڑے لیڈرز میں سے کوئی بھی مدارس میں نہیں پڑھا. جیسے کہ ہم بات کریں اسامہ بن لادن کی، انجینئر، ڈاکٹر ایمن الظواہری کی، میڈیکل ڈاکٹر، اور اس کے علاوہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے جو سیکولر سکولز میں پڑھی ہے لیکن پھر وہ جہاد کو لیڈ کرتے رہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہی جہادی گروپس جو کبھی پاکستان کی طاقتور مقتدرہ انہیں سپورٹ کرتی تھی، بہت سارے وقت درمیان میں آئے جب اسی مقتدرہ پہ حملے شروع انہی جہادی گروپس نے کرنے شروع کر دیے، جس کو ایک وقت ریاست پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی. اور اگر بات کریں TTP کی، تو TTP میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ریاست پاکستان کے وفادار تھے، لیکن بعد میں وہ اس وفاداری سے ادھر ادھر ہو گئے اور انہیں پاکستان کی ان سے بجا دیا. اور اگر میں بات کروں تو جیسے الیاس کشمیری، ایک ریٹائرڈ SSG کمانڈو اور تحریک طالبان پاکستان کا ایک انتہائی امپورٹنٹ پلانر، اور جس نے GHQ سے لے کے ISA بلڈنگ، نیول آفیسز، ایئر فورس آفیسز، جگہ جگہ دہشت گردی کروائی. تو آج کا سینیریو یہ ہے کہ اب جب کہ ریسنٹلی ایک فنکشن ہوا جس میں ملک بھر سے مشائخ اور علماء اکٹھے تھے، اور اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شامل تھے. اس کے بعد کراچی میں ایک اکٹھ ہوا جس میں تمام ریلیجیس پارٹیز شامل تھیں، جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب مدارس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، دینی مدارس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دوسرا جو انہوں نے اور ایک اکٹھ کا مقصد کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہیں کہیں سے انڈیکیشن ہے
या रूबियो के मार्को रूबियो अमेरिकन सेक्रेटरी के बयान के बाद कि पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट्स हैं, जो स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा फोर्स जो है उसमें पाकिस्तान शरीक होगा, तो ये दीनी जमातें कहती हैं कि पाकिस्तान को उसमें शरीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ज़रिए वो फ़लस्तीनियों पे एग्रेशन करेंगे और साथ में ये है कि हमास को डिसआर्म कर दिया जाएगा, तो उसका हिस्सेदार पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के हवाले से अगर पाकिस्तान हिस्सेदार बनता है तो क्या है? तो ऐसी सूरत हाल में हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान अगर उस फोर्स का हिस्सा बने तो यकीनी तौर पे फ़लस्तीनियों पे एग्रेशन नहीं होगा, वहाँ पे पीस रहेगा। पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदगी में इसराइल को शायद उस तरह का जो आसानी से वो कहीं हमला कर देते हैं, वो भी गज़ा में, वो भी ना हो, तो उसका अपने जो है कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी तक कुछ ऐसा तय नहीं हुआ और उसमें ये जो इकट्ठ है और उसी में फिर कुछ ऐसी जमातें जो कालअदम हैं, उनकी हिमायत करना, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के मज़हबी हलके हैं, वो बुनियादी तौर पे रियासत के ताकतवर हलकों को एक चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज 24 दिसंबर है और ये कल और परसों ही ये एक्टिविटी हुई कराची में, मजहबी जमातों का जो इज्तिमा हुआ, इकट्ठ हुआ। तो समझता मैं ये हूँ कि अगर 24 दिसंबर 1979 को रशिया के इन्वेशन के बाद पाकिस्तान हुकूमत उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा ना बनती और उस प्रॉक्सी वॉर के तहत अपने मुल्क में नेटवर्क्स क्रिएट ना करती, अपने मुल्क में मदारिस का और जिहादी कल्चर का को प्रमोट ना करती, चूंकि वो जिहाद नहीं था, वो जंग थी, प्रमोट ना करती, तो आज शायद हमें ये थ्रेट्स ना होते जो अब हम फेस कर रहे हैं। तो 24 दिसंबर का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए और कम से कम नौजवानों को नहीं भूलना चाहिए। ये व्लॉग मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मेरे से छोटे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी को देख भी रहे हैं। लेकिन एक बात है कि रियासत को कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए जिनका असर मुआशरे पे पॉजिटिव हो, और अगर आज वो कोई गलत फैसला करेंगे जिसका असर नेगेटिव होगा, तो यकीनन ऐसे फैसले पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये एक तारीख के हवाले से छोटा सा वीलॉग था। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।